जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। हम लोग देख रहे थे घटना चक्र में घटना चक्र हिस्ट्री का बुक सॉल्व कर रहे थे। तो चलिए देखते हैं आज जो है आज का हमारा टॉपिक क्या है। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है गवर्नर, गवर्नर जनरल और वाइसराय। इनके सारे सवाल सॉल्व करेंगे। एक बार आप लोग ध्यान से देख लें। आज का टॉपिक दिख रहा होगा क्या? शायद दिख गया होगा। इनके सारे सवाल जो है सॉल्व करेंगे पूरी अच्छी तरह से, है ना। एक एक सवाल सॉल्व करेंगे बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही ईमानदारी से। अगर आप ईमानदारी से इस बुक को कंप्लीट कर लेते हैं, ईमानदारी से कहने का मतलब है सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। कोई हवाबाजी आपको नहीं करना है कि, है ना, दोस्तों के साथ आप हवाबाजी कर रहे हैं, हमें तो घटना चक्र रट गए हैं, है ना, और अंदर से तो पता है कि कैसा रटा हुआ है। तो ऐसा नहीं, अगर ये पूरी तरह से कंप्लीट करते हैं ईमानदारी के साथ, तो आपका कोई भी एग्ज़ाम में हिस्ट्री से सवाल तो नहीं छूटेगा। लगभग 99% जो है आप सारे सवाल के उत्तर कर पाइएगा। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग 31 नंबर सवाल तक कर चुके थे। इस वीडियो में देखेंगे 32 नंबर सवाल से आगे। तो आप सभी जो है 32 नंबर सवाल को उत्तर कीजिए। देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए आप लोग एक एक करके। हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, बिल्कुल ठीक है, तो ये ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग जो है आंग्ल नेपाल युद्ध, बिल्कुल ठीक है। लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये भी ठीक है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1799 में हुआ था, आप सभी को पता है। टीपू सुल्तान इसमें टपक गए थे, मर गए थे, मौत हो गया था उसका। और देखिए अगले, लॉर्ड कॉर्नवालिस तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध, तो ये गलत है। तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में नहीं हुआ था, लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध। तो यहाँ पर गलत पूछ रहा था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग पढ़ लीजिए कि तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था। 1817 से 1818 में हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था, ना कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में, ध्यान रखें, लॉर्ड हेस्टिंग। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था, लॉर्ड वेलेजली के समय में। और आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 के बीच में हुआ था, लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। जबकि बक्सर का युद्ध 1764 में हेक्टर मुनरो का नेतृत्व किया था, इसमें हेक्टर मुनरो। तो चलिए अगले सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए, तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध, तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है, किससे संबंधित है? तो लॉर्ड हेस्टिंग थे इस समय में। वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड हेस्टिंग, ध्यान रखें, लॉर्ड हेस्टिंग। चलिए आगे देखते हैं। तो इस समय में गवर्नर कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग थे। अगले सवाल देखिए, सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? तो सर टॉमस मुनरे जो मुनरो थे, किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? तो कब से कब तक ये जो है मद्रास का गवर्नर रहा था? तो 1820 से लेके 1827 तक जो है ये मद्रास का गवर्नर रहा था। देखिए इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिए कि सर टॉमस मुनरो जो है 1820 से 1827 तक मद्रास के गवर्नर रहे। दक्षिण भारत में भू राजस्व वसूली हेतु की गई व्यवस्था कौन सी व्यवस्था थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। ध्यान रखिए, इस व्यवस्था के जन्मदाता हेक्टर मुनरो और कैप्टन रीड थे। तो आपसे सवाल पूछेगा रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन थे? तो ध्यान रखें, हेक्टर मुनरो और कैप्टन रीड थे, जिन्होंने सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया था। और इसके बाद जो है ये मद्रास, मुंबई के कुछ हिस्से में, फिर असम और कुर्क, कुर्क उसे बोलते थे उस समय, जो आज आधुनिक कर्नाटक के कुछ इलाके हैं, उसे कुर्क बोला जाता था। तो ये जरूर ध्यान रखें। चलिए अगले सवाल देखते हैं हम लोग। अगले सवाल को उत्तर कीजिए आप लोग। देखिए, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो किसने ले लिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1831 में मैसूर और 1834 में कुर्क, कुर्क जो कर्नाटक वाले इलाके थे, कुर्क एवं कछार की रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया, क्योंकि वहाँ कथित रूप से बहुत अधिक कुशासन एवं अव्यवस्था थी। ध्यान रखें। चलिए अगले सवाल देखते हैं। 36 नंबर सवाल देखिए। 36 नंबर सवाल क्या कह रहा? निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरल में से कौन एक तीसरे
आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। तो बंगाल का गवर्नर जो है, कौन सा गवर्नर तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? तो कौन सा गवर्नर है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखिए आप लोग कि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 में लड़ा गया था, और इस समय कौन थे गवर्नर? लॉर्ड कॉर्नवालिस संबंध थे, गवर्नर थे इस समय। और इस युद्ध में कॉर्नवालिस ने स्वेहिंग सेना की बागडोर संभाली थी, और इस युद्ध में टीपू ने श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में की थी। और इस संधि के अनुसार क्या किया था कि टीपू ने अपने राज्य का लगभग आधा हिस्सा अंग्रेज़ों को और उनके दो साथी जो निजाम और मराठों को दे दिया था। और आपको बता दें कि इस संधि के तहत जो है टीपू ने अपने दो बेटे को भी दे दिया था अंग्रेज़ों को, मतलब दे नहीं दिया था, अंग्रेज ने ज़बरदस्ती ले लिया था उनके दो बेटों को, है ना। यहाँ पर लिखा नहीं है, आप लोग अगर डिटेल पढ़िएगा तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में तो इसके संधि के बारे में तो पता चलेगा आप लोग को। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगले सवाल देखिए, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? तो कौन संबंध था? कैप्टन सिलीमेंट। कैप्टन सिलीमेंट ऑप्शन बी सही है यहाँ पे, कैप्टन सिलीमेंट इसके दमन से संबंधित है। तो यहाँ पर आप लोग पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसके बारे में, ठगों के दमन के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिए कि आखिर ये क्या था। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए अगले सवाल, देखिए 38 नंबर सवाल को उत्तर कीजिए। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? कैप्टन सिलीमेंट के नेतृत्व में हुआ था। तो ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल देखिए उत्तर कीजिए। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? तो किसने लगाया था सती प्रथा पर पाबंदी? तो विलियम बेंटिक। ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। और इसके बारे में पढ़िए। देखिए राजा राम मोहन राय जैसे प्रबुद्ध भारतीय सुधारकों ने विलियम बेंटिक को इस प्रथा को अवैध घोषित करने की प्रेरणा दी। बहुत से समकालीन प्रगतिशील समाचार पत्रों ने इसका जो है समर्थन किया, और विलियम बेंटिक ने कानून बनाकर इस प्रथा को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया था। दिसंबर 1829 में नियम 17, ध्यान रखें कि दिसंबर 1829 में नियम 17 द्वारा विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर दिया गया। आरंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया, लेकिन 1830 में यह नियम जो है मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया था। ध्यान रखें 1830 में जो है ये मुंबई और मद्रास, उस समय में बम्बई बोलते थे, आज मुंबई बोलते हैं, तो बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया था यह नियम 1830 में। चलिए अगले सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? तो सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? तो विलियम बेंटिक। ऑप्शन बी सही है, विलियम बेंटिक। और अगले सवाल देखिए, विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? तो विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? तो 1829 में समाप्त किया गया था। तो ऑप्शन सी सही है, 1829। और आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखिए अगले सवाल, इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया? इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया? तो किस साल जो है बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया था? वो था 1789 में। ऑप्शन बी सही है, 1789। तो यहाँ से देख सकते हैं कि 1789 की घोषणा द्वारा बंगाल से दासों के निर्यात पर रोक लगा दिया गया था, निर्यात को बंद कर दिया गया था। चलिए अगले सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय निम्न में से किस रीति के तहत हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? तो किस रीति से हुआ था? तो कुप्रशासन के आधार पर विलय किया गया था। ऑप्शन डी सही है, कुप्रशासन। अगले सवाल देखते हैं। चलिए इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिए कि लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक ये जो था गवर्नर रहा था, ने क्या किया था? तो अवध के नवाब इस समय में कौन थे, ये भी ध्यान रखना है हमें, अवध के नवाब। तो देखिए शुरू से कि लॉर्ड डलहौजी ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर
कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 को अवध का अंग्रेजी राज में विलय कर लिया। आगे, अवध के अतिरिक्त डलहौजी ने और भी क्षेत्र को विलय किया था, वो सब भी हमें ध्यान रखना है। तो इसके बाद देखिएगा, तो सतारा को 1848 में, ये डेट जरूर ध्यान रखिए, सवाल जो है यहाँ से बनता है, यहाँ से बहुत सारे एग्जाम में सवाल बार बार पूछा गया है। तो सतारा 1848 और जोधपुर एवं संभलपुर 1849, बगहात जो है 1850, उदयपुर 1852, जरूर ध्यान रखें। झांसी 1853, नागपुर 1854 में और करौली जो है 1855 में। तो इन सभी को जो है विलय किया था लॉर्ड डलहौजी ने। चलिए अगले सवाल देखिए, बगहात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ था? बगहात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ था? तो अभी पढ़े थे हम लोग कि 1850 में जो है डलहौजी ने इसका विलय किया था। तो ऑप्शन बी सही है यहाँ पर, 1850। अगले सवाल देखिए, ब्रिटिश साम्राज्य में जो है अवध का विलय कब हुआ था? ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था? तो 1856 में हुआ था। कुशासन के आधार पर पता है आप सभी को, अभी हमने पढ़ा है ना, पिछले वाले सवाल देखे थे। इस समय कौन थे? अवध के नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह, जरूर ध्यान रखें। चलिए अगले सवाल देखते हैं। देखिए, विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों का विलय पर विचार कीजिए। हमें विचार करना है और इसे एक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए, सतारा, झांसी, बगहाट, उदयपुर, इसकी अगर आपको डेट पता है तब इसे जो है सीरीज में लगा पाइएगा। अगर आपको डेट पता नहीं है तो सीरीज में नहीं लगा पाइएगा। तो यहाँ पर अभी हम लोग पढ़ चुके थे इससे पहले, सतारा को कब विलय किया गया था, झांसी को कब किया गया था, बगहाट को कब किया और उदयपुर को कब किया था। तो आप लोग ज़रूर ध्यान रखें। तो यहाँ पर कौन सही हो जाएगा? 1 3 4 2, 1 3 4 2, ऑप्शन सी सही है। अगले सवाल देखें, हमें देखना है कि कौन सुमिलित है, कौन सुमिलित है। तो आप तेजी में पहचानिए। 1849 में सतारा गलत है, 1848 में पंजाब गलत है, 1856 में अवध बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन सी सही है। यहाँ पर 1856 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का जो है विलय किया गया था और इस समय अवध का नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। चलिए अगले सवाल देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, 1856 में अवध का विलय किया गया था। तो देखिए अगले सवाल में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की? तो किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित किया था? तो लॉर्ड डलहौजी। तो ऑप्शन सी सही है, लॉर्ड डलहौजी। चलते हैं अगले, बढ़ते हैं। कीजिए अगले सवाल का उत्तर कीजिए आप लोग। देखिए, ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर किस प्रांत को जो है वहाँ के शासक को हटा दिया गया था? तो किस प्रांत के शासक को हटा दिया गया था? तो अवध के नवाब वाजिद अली शाह को हटा दिया गया था। तो ऑप्शन ए सही है यहाँ पर, अवध। अगले सवाल देखिए, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों के विलय क्रम पर विचार करना है। तो हमें जो है क्रम लगाना है, कौन से क्रम सही है। तो देखिए, झांसी, संभलपुर और सतारा, तो कौन सही है? तो सतारा पता है आप सभी को, सतारा को कब विलय किया गया था? 1848। तो सबसे पहले 3 आएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। 1853 में झांसी का विलय किया गया था और संभलपुर का विलय कब किया गया था? आप लोग बताइए तेजी में। तो संभलपुर का विलय कब किया गया था? आप लोग बता लिए, सोच लिए होंगे। तो तेजी में बताइए। संभलपुर का विलय है ना, जोधपुर और संभलपुर का विलय जो है 1849 में किया गया था। तो 1849 में, तो यहाँ पर सी सही है, 3 2 1। चलिए अगले सवाल देखते हैं हम लोग। आप लोग इस विलय के जो भी क्षेत्र को विलय किया गया था सभी का डेट ध्यान रखें, डेट से सवाल बार बार बनता है। अगले सवाल देखिए, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? तो प्रथम शिकार कौन हुआ था? तो सतारा 1848 में, आप सभी को पता है कि सतारा का विलय किया गया था 1848 में। तो ऑप्शन बी सही है यहाँ पे,
चलिए अगले सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए, जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो ये किसका वास्तविक नाम था? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का ये वास्तविक नाम था। आगे बढ़ते हैं, इसे पढ़ लीजिए आप लोग। चलिए अगले सवाल देखिए आप लोग। 53 नंबर सवाल। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ। तो अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ तो किसके समय में हुआ था? लॉर्ड एलनबरो के समय में। तो ऑप्शन ए सही है, लॉर्ड एलनबरो के समय में अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था। अगले सवाल देखिए, सिंध पर ब्रिटिश ने कब कब्जा कर लिया? सिंध पर ब्रिटिश ने कब कब्जा किया? तो कब कब्जा किया था? 1843 में जो है सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया था। तो ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। अगले सवाल देखिए, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? तो किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी। तो ऑप्शन सी सही है, लॉर्ड डलहौजी ने सिक्किम को भारत में विलय किया था। यहाँ पर देख सकते हैं आप, सिक्किम जो नेपाल और भूटान राज्यों के मध्य स्थित एक छोटा सा राज्य था, उनके राजा पर यह दोष लगाया गया कि उसने 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार किया और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में यह राज्य के कुछ दूरवर्ती प्रदेश, जिसमें दार्जिलिंग भी सम्मिलित था, को भारत में मिला लिया गया था। आप लोग बताइए कि किस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का राज्य घोषित किया गया था? 34वां, 35वां, 36वां, ऐसे ऑप्शन है आपके पास, तेजी में बताइए। चलिए हम लोग देख चुके थे, यहाँ पर देखेंगे 56 नंबर सवाल। तो आप लोग कीजिए 56 नंबर सवाल का उत्तर। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश सम्राट में विलय किया गया था? तो अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश सम्राट में विलय किया गया था, उस समय जो है कौन था? तो कौन था? जेम्स आउटम। जेम्स आउटम उस समय जो है अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था, जिस समय 1856 में अवध का अधिग्रहण किया गया था। तो आप इसे पढ़िए। 1854 में स्लीमैन के स्थान पर जेम्स आउटम को अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया था। उसने कहा कि अवध का प्रशासन जो है बहुत दूषित है तथा जनता की अव्यवस्था बहुत शोचनीय है। आउटम की रिपोर्ट को ही फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया था। तो आपसे सवाल पूछ सकता है कि किस आधार पर 1856 में जो है अवध का अधिग्रहण किया गया था, किसके रिपोर्ट पे? तो ध्यान रखिए, आउटम के रिपोर्ट पर ही अवध का अधिग्रहण किया गया था, विलय किया गया था 1856 में। और 1857 के विद्रोह के समय ध्यान रखें कि लखनऊ में ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस था, जो कि विद्रोह के साथ ये मारे गए थे 1857 में। चलिए अगले सवाल देखते हैं हम लोग। 57 नंबर सवाल देखिए, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई? तो भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई? तो किसके समय में गया था? लॉर्ड डलहौजी के समय में। तो ऑप्शन ए सही है, लॉर्ड डलहौजी। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, भारत में रेलवे निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया और प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में। तो प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच लॉर्ड डलहौजी के समय में बिछाया गया था। मुंबई से थाने कितने किलोमीटर है? आप सभी को पता है, पढ़ रखे होंगे, 34 किलोमीटर था। अगले सवाल देखिए, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? तो मुंबई से थाने, पढ़ चुके हैं, मुंबई से थाने, ऑप्शन बी सही है यहाँ पे, जो कि 34 किलोमीटर था। चलिए अगले सवाल देखते हैं, भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई? तो भारत में पहली रेलवे लाइन 1853 में शुरू हुआ था, तो 1853 हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है, लॉर्ड डलहौजी के समय में। अगले सवाल देखिए, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेलवे यात्रा प्रारंभ की? तो किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेलवे यात्रा प्रारंभ की थी? वो कौन सा कंपनी था? यहाँ पर ये गवर्नर नहीं पूछ रहा, ये कंपनी पूछ रहा है, तो ध्यान रखें, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। ये कंपनी ने भारत में पहली बार रेलवे लाइन जो है की यात्रा प्रारंभ किया था, बिछाई थी।
चलिए देखते हैं अगले सवाल। देखिए, ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। तो ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार कब हुआ था, किसके समय में? तो ये जो है डफरिन के समय में अंतिम रूप से विस्तार किया गया था। 1885 में तीसरे आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ और 1 जनवरी 1886 को बर्मा को ब्रिटिश राज में मिला लिया गया, ध्यान रखें। और आगे देखिए, जो ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार था, और इस समय वायसराय जो था लॉर्ड डफरिन था। इस समय वायसराय तो लॉर्ड डफरिन, तो अंतिम रूप से विस्तार किया गया था तो डफरिन के समय में। चलिए अगले सवाल देखिए। यहाँ पर आप ध्यान रखें कि तीसरे आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था, 1885 में। अगले सवाल देखिए, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले थे। तो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले थे, तो कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। तो ऑप्शन ए सही है, लॉर्ड डलहौजी। तो यहाँ पर ए सही है, लॉर्ड डलहौजी। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं लॉर्ड डलहौजी के बारे में। चलिए अगले सवाल देखिए, विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया? तो विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था? तो किसके समय में? लॉर्ड कैनिंग के समय में। लॉर्ड कैनिंग के समय में शुरू किया गया था ये।